दोस्तों नमस्कार। यह तो नहीं कहेंगे कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेकिन यह आज जरूर कहा जाएगा कि आप अपनी आंखों को खोल लीजिए, क्योंकि जो सच आज आप सुनने जा रहे हैं हो सकता है उसके बाद आपके जहन में इस देश के चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएं। और वह सवाल इस देश में आदिवासियों को लेकर हो सकते हैं, इस देश में कॉरपोरेट की लूट को लेकर हो सकते हैं, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट लूट के साथ खड़ी हुई राजनीतिक सत्ताओं के हो सकते हैं। इस दौर में सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों के भीतर घुसते ही हो सकता है आपके भीतर यह भी सवाल आए कि आखिर सरकारें हैं या नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सवाल आज झारखंड का हम आपसे करने जा रहे हैं। झारखंड में चुनाव होने हैं, 2 चरणों में होने हैं। 13 तारीख को पहले चरण की और 20 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या आपने एक क्षण भी सोचा कि झारखंड में इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा 24 घंटे क्यों मौजूद हैं? क्या सिर्फ इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि उनको वहां पर चुनाव प्रभारी भी ना कहें, सह प्रभारी बनाया गया है? इस देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बरसों बरस तक मध्य प्रदेश की गद्दी को संभालते रहे, वह भी 24 घंटे 7 दिन झारखंड में है, क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंड में चुनाव नहीं जीते तो दिल्ली के दरबार में उनका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। यानी झारखंड क्या वाकई इतना जरूरी है और इतनी बड़ी मजबूरी है कि उसको चुनाव जीतना ही है? तो असम के मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री 24 गुना 7 24 घंटों 7 दिन वहां मौजूद हैं। खुद देश के गृह मंत्री जाते हैं झारखंड और वहां जाकर वह संकल्प पत्र जारी करते हैं और बतलाते हैं कि किस तरीके से झारखंड बेहाल है, वहां के आदिवासियों की परिस्थितियां कितनी नाजुक हो चली है। इन बातों का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री का आज का दौरा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। और प्रधानमंत्री भी 2 भाषणों में 2 अलग अलग जगहों पर जिन भाषणों का जिक्र करते हैं उसमें आदिवासियों का जिक्र होता है, उसमें आदिवासियों की बदहाली का जिक्र होता है, उसमें आदिवासी और झारखंड के भीतर मौजूदा वक्त में हेमंत सोरेन की सरकार, उसको लेकर कई सवाल होते हैं। इन सवालों के साए तले बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का खुले तौर पर जिक्र होता है और इस बात का अंदेशा जताया जाता है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो घुसपैठ रुक जाएंगे, थम जाएंगे, आदिवासियों का जीवन बेहतर हो जाएगा और झारखंड के भीतर जो भी कमाई खाई जो भी आदिवासियों की है उसका जीवन शायद एक बेहतरीन तरीके से सच संवर जाए। झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अलग राज्य के तौर पर बनाया गया। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल मरांडी बीजेपी से बाद में रूठ गए तो अलग पार्टी बनाकर चले गए, लेकिन इस दौर में महसूस हुआ कि बीजेपी को जीतना जरूरी है तो बाबूलाल मरांडी की वापसी बीजेपी में कराई गई। उनकी पार्टी का मर्ज हो गया बीजेपी के भीतर, यानी वो बीजेपी से मिल गई। बीजेपी की जरूरत इतनी बड़ी पड़ी क्योंकि खास तौर से संथाल परगना का इलाका और कोल्हान का इलाका, इन 2 इलाकों में बीजेपी पिछड़ती चली जाती है। तो उसने निशाना साधा हेमंत सोरेन के परिवार पर। सीता सोरेन, जो कि दुर्गा सोरेन की पत्नी या कहें हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पत्नी, उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को लेकर आंदोलन कर रहा था, उस दौर में चंपई सोरेन भी शिबू सोरेन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर संघर्ष की राह पर चला करते थे और शिबू सोरेन के बच्चे उन्हें चाचा कहते हैं। शिबू सोरेन इस दौर में उनके बेटे हेमंत सोरेन के जरिए अपनी राजनीतिक परछाई के साथ रहते हैं, लेकिन चंपई सोरेन की जरूरत बीजेपी को पड़ गई और बीजेपी कोल्हान के क्षेत्र में अगर चंपई सोरेन को साथ ले आई तो दुमका यानी संथाल परगना के इलाके में सीता सोरेन को साथ ले आई। और इन सब के बात होते होते आज या कहें कल देर शाम तक बात यहां तक आ गई कि हेमंत सोरेन ने जो पर्चा भरा था, वो पर्चा में जो प्रस्तावक थे मरांडी मुर्मू, उनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया। लेकिन बात इस वक्त ऐसी नहीं है।
बात तो दरअसल इस बात को लेकर है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, और आंखें खुली रखते हुए जरा समझना है कि झारखंड का मतलब दुनिया के मानचित्र पर क्या महत्व का है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा मिनरल, और पूरे के पूरे मिनरल्स की अगर आप फेरिस्त को पढ़ना शुरू करें तो आप हाफने लग जाएंगे और सोचेंगे क्या वाकई झारखंड इतना रईस है। झारखंड की रईसी यह है कि दुनिया के भीतर सबसे रिचेस्ट मिनरल जोन के तौर पर झारखंड की पहचान है। यहां पर 29% जो खनिज पदार्थ जो कोल होता है वो यहां पर मौजूद है। 40% बोस्ट यहां पर मौजूद है। यहां पर तकरीबन कोयला 27.3% पूरे देश का यहीं पर है। इस देश का जो आयरन ओर होता है, जो कच्चा जो आयरन कहा जाता है, जिसको कहें आप लोहा, उसकी मौजूदगी लगभग 26% यहीं पर है। कॉपर ओर लगभग 18.5-19% यहीं पर है। और जानकर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि झारखंड के भीतर यूरेनियम है, माइका है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, मैग्नाइट है, डोलोमाइट है, और अकेला राज्य है जहां पर कुकिंग कोल है, अकेला राज्य है जहां पर यूरेनियम है, अकेला राज्य है जहां पर पायराइट है। यह बताने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब इतनी बड़ी खनिज संपदा के ऊपर कब्जा किसका होगा, लड़ाई अगर इस दिशा में बढ़ जाए तो इस देश के कॉरपोरेट बार बार झारखंड में बैठे हुए मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे या दिल्ली की सत्ता की गद्दी की कुर्सी देखेंगे। और दिल्ली की सत्ता को इस बात का बाखूबी एहसास हो चला है कि इस देश के विकास को लेकर जो उसके विकास के दायरे में कॉरपोरेट के नेटवर्क को बढ़ते हुए दिखाई देना होता है, उस विकास के दायरे में कॉरपोरेट के साथ दिल्ली खड़ी है। यह खुलकर इस दौर में खनिज संपदा पर कब्जा किसका होगा, यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि इस देश की टॉप मोस्ट 25 बड़े कंपनियां जिनका कोई भी वास्ता इस देश के मिनरल के साथ है, कोयले के साथ है, आयरन ओर के साथ है, कोई भी वास्ता सीमेंट के साथ है, कोई भी वास्ता पावर प्लांट के साथ है, कोई भी वास्ता इस देश के साथ साथ दुनिया भर में सप्लाई की जाने वाली उस खनिज संपदा के साथ है जो कि कौड़ियों के मोल यहां निकालकर दुनिया के बाजार में बेची जाती हो, वो सारी कंपनियां झारखंड में मौजूद हैं। और सभी को एनओसी का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार देती है। और यहीं से बात शुरू होती है कि दरअसल ये वही राज्य है और उसी राज्य में उन्हीं जगहों पर वही आदिवासी हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं इस देश के मानचित्र पर। हैरत में मत आइए, बाकायदा नीति आयोग की रिपोर्ट बतलाती है कि इस देश में सबसे पिछड़े हुए 3 राज्य जो हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड है। और झारखंड के भीतर संथाल परगना जैसा इलाका, जो एक लिहाज से कहें जहां पर राजनीतिक घुसपैठ बीजेपी की हो नहीं पाई, लेकिन इन इलाकों को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा एक बेल्ट की तरह, तो साहिबगंज का इलाका, गोड्डा का इलाका, देवघर का इलाका, पाकुड़ का इलाका, दुमका का इलाका, जामताड़ा का इलाका, इन पूरे इलाकों में आदिवासियों की मौजूदगी है। और उन्हीं आदिवासियों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। इस बात का जिक्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, देश के गृह मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, असम के मुख्यमंत्री करते हैं, देश के कृषि मंत्री करते हैं। और इस परिस्थिति के भीतर आदिवासियों के जिंदगी को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, यह सवाल इस चुनाव में वह उठाना चाहते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा, हेमंत सोरेन से पहले रघुवर दास हुआ करते थे मुख्यमंत्री, 5 साल तो वह भी रहे, बीजेपी की सत्ता भी रही, तो इस देश में सबसे गरीब इलाके में गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल, जो माइनिंग क्षेत्र से लेकर पत्तियों को जोड़ने और कच्ची लकड़ियों को जोड़ते हुए कच्चे कोयले को उठाकर बेचने की परिस्थिति में अलग अलग भागलपुर तक चले जाते हैं, यानी सीमा पार करके बिहार तक चले जाते हैं कच्चा कोयला बेचने के लिए साइकिल पर लाद कर। क्या उन परिस्थितियों से निजात आदिवासियों को मिली या नहीं मिली, या फिर इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि गोड्डा में, जो संथाल परगना के बीच में एक लिहाज से पड़ता है, वहां पर अडानी ने पावर प्लांट खड़ा किया,
1600 मेगावाट का यह प्लांट बिजली उत्पादित करते हुए मैक्सिमम नहीं बल्कि पूरी बिजली बांग्लादेश को बेचने लगा। और इस बिजली को पैदा करने के लिए जो कोयला और जो खनिज संपदा, जो जमीन, जो मजदूरी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह उसी झारखंड में उन्हीं लोगों के हक से लिया गया जो लोग सबसे गरीब हैं। क्या वाकई झारखंड के चुनाव के भीतर घुसना चाह रहे हैं आप? हमें लगता है आज जरा परखना चाहिए कि झारखंड की इन परिस्थितियों के भीतर अगर जिक्र आदिवासियों का है, संथाल परगना का है, घुसपैठ का है, वहां की परिस्थितियों के भीतर टकराव की इस राजनीति को परखने के लिए हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले क्या कहते हैं, इसको जानने से पहले जरा राजनीतिक तिकड़मों को समझिए। कल शाम जो प्रस्तावक थे, प्रस्तावक जो कि हस्ताक्षर करता है कि हां मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि चुनाव लड़ेंगे, उस शख्स ने साइन तो किए, लेकिन मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। और उनको शामिल कराने के बाद मीडिया के पास कौन शख्स लेकर गए? कोई झारखंड के नेता नहीं थे। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा खड़े थे और दूसरी तरफ देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े थे, और बीच में वो आदिवासी खड़ा था जो अपनी बातों को इस तर्ज पे रख रहा था कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है, अब बीजेपी में हम शामिल हो गए हैं। और झारखंड का कोई नेता उस फ्रेम में आपको नजर आएगा नहीं। तो बात आज उन्हीं की बात से शुरू की जाए। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वजों को सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। मैं शहीद पीछे रहिए, पीछे रहिए। 1958-55 जो वीर शहीद सिद्धो कानून चांद पीछे रहिए, मोबाइल पीछे रखिए। देश के लिए कुर्बानी दी। एक शहीद परिवार, एक परिवार में 6 कुर्बानी दी, बहुत बड़ी चीज है। मैं उन परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं अपनी इच्छा से इस सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। और मैं जो संथाल परगना में जिस तरह का डेमोक्रेसी बढ़ी है, उन चीजों को मंथन चिंतन करके हम लोग पहल करेंगे। ठीक है। तो मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या बीजेपी को चुनावी जीत की गारंटी मिल गई? मंडल मुर्मू के पिताजी भी झारखंड को लेकर जब आंदोलन चल रहा था, वह भी शिबू सोरेन के साथ खड़ा हुआ करते थे, जिस तरीके से चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन तो कोल्हान के इलाके से आते हैं और कोल्हान में बीजेपी का राजनीतिक बंटाधार पिछले चुनाव में साफ तौर पर उभर कर आ गया था। ठीक वैसे ही जैसे संथाल परगना में बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन बना नहीं पाई विधानसभा चुनाव में। यहां एक बात समझ लेनी चाहिए कि आदिवासी और गरीब बाखूबी इस बात को जानता है कि दरअसल उसकी जिंदगी की जरूरतों को कौन पूरा कर सकता है। केंद्र के चुनाव आए, 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां की 13 सीट में से 12 सीट बीजेपी चुनाव जीतती है। अगले चुनाव में 11 सीट पर वह चुनाव जीतती है और पिछले लोकसभा चुनाव में वह 8 सीट पर चुनाव जीत पाती है, यानी 3 सीट कम हो जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद भी 2019 में हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत जाता है। सवाल यह है कि उसे पता है कि राज्य के भीतर आदिवासियों के सवाल आदिवासी ही उठाएगा क्या? दिल्ली उसे लूट की नजरिए से देख रही है, घुसपैठ के नजरिए से देख रही है, वहां के करप्शन के हिसाब से देख रही है, लेकिन वहां से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास के बीच में अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री हुए, जो केंद्र में भी मंत्री बने। लेकिन उस दौर में भी बीजेपी रास्ता निकाल नहीं पाई, क्योंकि हमारी टीम ने जब परिस्थितियों को परखना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी कि आज की तारीख में भी संथाल परगना नहीं, पूरे झारखंड को अगर आप परखिएगा तो 1,02,000 रुपए इनकी सालाना प्रति व्यक्ति आय है, जो कि अगर 5 व्यक्तियों का परिवार है तो उसके लिहाज से 280 रुपए प्रतिदिन के बनते हैं। और 280 रुपए प्रतिदिन को अगर आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांटिएगा तो जाहिर है 55 रुपए के लगभग बनेंगे। यहां पर एक और सवाल है, अगर आप संथाल परगना के इलाके में घुस गए, जहां पर आदिवासियों का सवाल उठाया जा रहा है,
उन इलाकों में जहां पर खनिज मिनरल बड़े बड़े हैं और इस देश के 25 टॉप मोस्ट कॉरपोरेट जिनका अपना बिजनेस झारखंड के खनिज संपदा से चलता है, उन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय अभी भी 41 रुपए है। 41 रुपीज प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति आय 41 रुपए है। परिवार में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको तो यह तकरीबन 200 रुपए के लगभग बनेगा, अगर आप 5 व्यक्तियों का परिवार मान रहे हैं तो। इन आर्थिक बदहाली के बीच में कोई भी यह सवाल कर सकता है, क्या विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन ने जीत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर दिया? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने नहीं किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया। अगला सवाल, क्या केंद्र में सरकार बनने के बाद केंद्र के तहत पूरा खनिज संपदा का मामला आता है तो क्या केंद्र ने इस रूप में कहीं कोई बेहतरीन स्थिति पैदा की जिसमें कॉरपोरेट को जितना लाभ मिल रहा है, अगर उसके CSR बजट को भी उन इलाकों में आदिवासियों के हित में साधा जाता तो आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि यह 40-41 रुपए प्रति व्यक्ति आए एक झटके में प्रति व्यक्ति आए लगभग 250 रुपए पार कर जाएगी, अगर सिर्फ CSR का फंड जो उन इलाकों से कमाया जाता है कॉरपोरेट के जरिए, वह अगर उन आदिवासियों के भीतर उस रूप में लागू हो जाता तो। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है कि कॉरपोरेट के हक के लिए कौन सी राजनीतिक सत्ता किस ढाल के तौर पर किन मुद्दों को उठाती है और वो मुद्दे लोगों की भावनाओं से कैसे जुड़ते हैं और उस मुद्दे के आसरे लोग अपनी जिंदगी को अपने राज्य में जीते हुए परखें या इस बात को समझें कि दरअसल इतनी बड़ी जो परिस्थिति लूट की है कॉरपोरेट की झारखंड के भीतर, उस दिशा में वह देखें। कोई नहीं देख पाएगा जब देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर इस बात का जिक्र करेंगे घुसपैठ को लेकर और झारखंड की परिस्थितियों को लेकर, यह जानते समझते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां जहां लगती है वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है जो कि पूरी तरीके से केंद्र के अधीन होता है, और केंद्र के अधीन जब चीजें चलती हैं तो उसमें केंद्र की भूमिका बड़ी होती है कि वह घुसपैठ को रोके। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि झारखंड के भीतर घुसपैठ आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे हैं, आदिवासियों के लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनको पलायन वहां से होने लगा है, बड़ी तादाद में वहां का डेमोग्राफी परिवर्तित हो गया है। ये सारे सवाल एक तरफ, और दूसरी तरफ वहां पर तकरीबन जो खनिज संपदा की परिस्थिति है वो हजारों करोड़ में हम आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के आज के इस भाषण का हिस्सा सुनना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। बहुत ही गरीब और मुफलिस लोगों के बीच प्रधानमंत्री का यह भाषण आदिवासी बहुल इलाके में चल रहा है, और जरा कल्पना कीजिए कि उसी राज्य में सीमेंट फैक्ट्री, ऑटोमेटिव फैक्ट्री, माइनिंग और मिनरल एक्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां, आयरन और स्टील से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई लगभग 16 फैक्ट्रियां, केमिकल्स की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, ये तमाम चीजें वहां पर बड़े कॉरपोरेट के जरिए मौजूद है। और इन सब के बीच सवाल यह है कि वहां के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो, और बेहतर ना हो पाना या बेहतर हो पाने की स्थिति में आपको जानकर हैरत होगी, अभी भी
आदिवासियों की जो बदहाली आर्थिक तौर पर इस पूरे इलाके में है, वहां पर चंद मुट्ठी मुरही जो खाया जाता है, चंद मुट्ठी मुरही के आश्रय जमीन भी अपने हक में करा ली जाती है। और यह सिलसिला कोई अभी का नहीं है, यह सिलसिला उस दौर का भी है जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस दौर का भी है जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उस दौर का भी है जब बाबूलाल मरांडी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बाबूलाल मरांडी की संवेदनशीलता उस दिशा में जागी जरूर थी, लेकिन वो उन परिस्थितियों के खिलाफ थे जो कॉरपोरेट अपने तौर पर वहां पर चीजें हड़पने की स्थिति में आ रही थी। केंद्र बार बार संकेत देता था, और केंद्र में चाहे कोई सरकार रही हो, उसने वहां की परिस्थिति को खुलकर एक्सप्लॉइट किया है, और बाबूलाल मरांडी उसका विरोध भी करते थे। और शायद इसीलिए मौजूदा वक्त में उनकी जरूरत पड़ गई। उनकी जरूरत क्यों पड़ गई, यह भी समझना है तो इसकी राजनीतिक वजहों की परिस्थिति को समझिए, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से लगभग 5-5.5% वोट काफी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और अपने तौर पर यह वोट जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बाबूलाल मरांडी ने बनाई, वो वहां पर 5.5% वोट के साथ खड़ी है। अब अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो इसका लाभ तो मिलेगा ही, तो वो शामिल उनको करा लिया जाता। और इसी तरीके से कमोवेश हर जगह पर मौजूदगी है। गीता कोड़ा कोल्हान के इलाके से आती हैं, मधु कोड़ा की पत्नी है मधु कोड़ा, जो एक दौर में मुख्यमंत्री थे, निर्दलीय थे, करप्ट थे, जेल में चले गए, जेल में है उनकी पत्नी गीता कोड़ा मंजूर है, क्योंकि कोल्हान के इलाके में बीजेपी को घुसना है। चंपई सोरेन वहीं से आते हैं, वहां घुसना है। सीता सोरेन संथाल परगना के इलाके से आती हैं, वहां घुसना है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा आदिवासी बहुल इलाकों में, तो सिर्फ एक खूंटी का इलाका है, टोरपा और खूंटी, दो ही विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी घुस पाई। और बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यही आदिवासी है। इन आदिवासियों के भीतर उसे अपने तौर पर घुसना है, और उन आदिवासियों के भीतर घुसकर वो प्रधानमंत्री की जिक्र हो रहा हो या गृह मंत्री कह रहे हो, उसको काउंटर करने की स्थिति में अपने तरीके से हेमंत सोरेन खड़े हैं। और जिस अंदाज में वो बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो सीधी चोट, सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता, और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। हेमंत सोरेन जिस परिवेश से निकल कर आते हैं, वो जानते हैं कि दरअसल आदिवासियों के बीच पैठ कैसे बनाई जाती है या उसे बरकरार रखा जाता है। इसीलिए आदिवासी बहुल इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदगी को डिगा पाने में बीजेपी सफल हो नहीं पाई है। लेकिन यहीं से एक सवाल और खड़ा होता है, जितनी बड़ी तादाद में वहां पर सड़कें बन रही हैं, बाकायदा सड़क मंत्री नितिन गडकरी जो है हाईवे बनाने की दिशा में लगे हुए हैं, और उन्होंने वादा भी किया कि 2 बड़े हाईवे वो वहां पर बना देंगे। और इतना ही नहीं, 2 नेशनल हाईवे के अलावे पिछले दिनों उन्होंने वहां पर जो छोटी सड़कें हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए है, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हाईवे नेटवर्क के लिए भी दिया। देवघर में एयरपोर्ट बन ही चुका है लगभग 400 करोड़ रुपए का। इन सब के बीच झारखंड का खनिज संसाधन जो है वो कोलकाता के जरिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसान है कि दुनिया के बाजार में वो चला जाए, क्योंकि वहां पर हल्दिया और पारादीप बंदरगाह जो है उसके जरिए माल भेजा जाता है बाहर। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से विदेशी निवेश भी, अगर आप ध्यान दें तो हेमंत सोरेन के कालखंड में यानी 2019 से 2024 के बीच में तकरीबन $2.66 बिलियन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो चलकर आया। प्रपोज्ड जो इन्वेस्टमेंट
लगभग 424 करोड़ का और निकल कर आ रहा है। और इन सब के बीच दूसरी दृष्टि देखिए तो 80% ग्रामीण जनता है। 80% ग्रामीण जनता में से लगभग 100% लोग एग्रीकल्चर यानी खेती पर निर्भर है। खेती वहां पर सबसे बड़ी चावल की होती है। और उस इकोनॉमी को अगर आप समझना चाहें तो इस रूप में समझ सकते हैं कि मनरेगा का मजदूर जो है झारखंड में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जिंदगी जीने की जो न्यूनतम मजदूरी की कमाई है वह भी मनरेगा की कमाई से कम है। और इन परिस्थितियों के भीतर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल अब यही हो चला है कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं उस जिंदगी में क्या वाकई धर्म की भी एंट्री हो जाए, घुसपैठ की भी एंट्री करा दी जाए और इसके आसरे उनकी अपनी भावनाएं जो हैं वो राजनीतिक तौर पर दिल्ली के साथ खड़ी हो जाए। और इसीलिए शायद गृह मंत्री जब संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो इस बात का खुले तौर पर अंदेशा भी देते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। यानी प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, असम के मुख्यमंत्री हो या देश के कृषि मंत्री हो, या मौजूदा वक्त में बीजेपी का पूरा कैडर जो दिल्ली से गया है या दिल्ली के जरिए भेजा गया है वहां काम करने के लिए, या फिर वहां जिस भी कैडर की जिस रूप में भी मौजूदगी है उसको सिर्फ एक ही निर्देश है कि आदिवासियों के बीच वह इस बात को मैसेज कन्वे कराएं जिससे आदिवासी एकजुट के तौर पर कहीं भी नजर ना आए और उनके भीतर बहुत सारे सवाल रहें। और वो सवाल कॉरपोरेट को लेकर ना हो, माइनिंग को लेकर ना हो, कमाई, जमीन पे कब्जा, इन सब चीजों को लेकर ना हो, बल्कि आदिवासियों की अपने घुसपैठ को लेकर और आदिवासियों के घुसपैठ के भीतर जो बांग्लादेशियों का सवाल है वही सबसे बड़ा कैसे हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप, हमारी टीम ने निकाला कि हर सीट को अगर आप देखें, जैसे साहेबगंज भी संथाल परगना का इलाका, यहां पर बोरियो, यहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है। बरिहाट, यहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां तो हेमंत सोरेन ही चुनाव लड़ते हैं तो वो तकरीबन 25,000 वोट से पिछली बार जीते थे। पाकुड़ जो सटा हुआ जो लिट्टीपाड़ा वहां की जो सुरक्षित सीट है वहां से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है। शिकारीपुरा जो दुमका जिले में आता है वहां से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है। दुमका में ही, दुमका जहां हेमंत सोरेन चुनाव जीते थे, पिछली बार 2 जगह से लड़े थे। और जामा की सीट सीता मुर्मू जीतती है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 28 सीटें हैं, उन 28 सीटों में सिर्फ 2 सीट आदिवासी बहुल इलाके में बीजेपी जीत पाती है तो क्या इस बार उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। लेकिन इस सवालों के समानांतर एक छुपा हुआ सच जिसको दिल्ली कितना महसूस करती है या रांची उसकी ताप को कितना समझ पा रही है, इन दोनों के बीच चाहे अनचाहे देवघर से सटा हुआ गोड्डा जो है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के भीतर में बना हुआ जो अडानी का पावर प्लांट है, उसका मैसेज दरअसल पूरे झारखंड के भीतर है। हालांकि देखिए, टाटा नगर बना, टाटा ने बनाया, लेकिन भावनात्मक तौर पर टाटा के साथ वहां के आदिवासी और शहरी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन गोड्डा में जो पावर प्लांट अडानी का बना उससे वहां ना आदिवासी जुड़े, ना जिनकी जमीन ली गई वो जुड़ पाए, और ना ही उस इलाके से हटकर बाकी शहरी इलाकों में रहने वाला कोई भी शख्स जुड़ पाया। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार यह सवाल आदिवासियों के भीतर भी है कि वह जिस जमीन पर मौजूद है उसकी कीमत वो बेशकीमती है। और उनकी अपनी जिंदगी में जुड़े हुए सवाल जो मैनिफेस्टो में लिखे जाते हैं वो 1,000, 2,000, 2,500 से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और इन सब के बीच तमाम मुद्दे बार बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक दिल्ली से आकर कहते हैं तो कहीं कोई साजिश तो नहीं है? ये सवाल संथाल परगना के भीतर मौजूद है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।